तो लाइक आई सेड इस यूनिट से आपको कुछ ना कुछ सवाल जरूर देखने को मिलेगा। और एक बेचारे इनोसेंट आदमी को मैंने जेल में डाल दिया, क्या ये वो वेरिएबल है जो कि रिसर्चर मेजर करते हैं? इनके बीच का जब हम रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं काई स्क्वायर को। क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, किसको प्लेसिबो मिला है, किसको एक्चुअल ट्रीटमेंट मिला है। Hi everyone and welcome to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Aditi Kumari and आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्हीं तरीके से आपके जो कि CVT PG लेवल पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सवाल आज हम प्रैक्टिस करेंगे। नाउ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपके सिलेबस में तो स्टैटिस्टिक्स मेंशन है, रिसर्च मेथोडोलॉजी CVT PG के सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो वेल आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के देखिए, किसी भी साल का पेपर देखिए, मेथोडोलॉजी से भी सवाल बनते हैं, स्टैट से भी सवाल बनते हैं। तो पढ़ना आपको दोनों ही है, और क्योंकि पढ़ना दोनों है तो प्रैक्टिस भी दोनों करना है। प्रैक्टिस भी दोनों करना है, इसी के लिए आज हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर वी बिगिन, थोड़ी सी बात पावर विद साइकोलॉजी की भी करेंगे। तो आप किसी भी लेवल ऑफ साइकोलॉजी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, पावर विद साइकोलॉजी सबकी आपको प्रिपरेशन कराते हैं, चाहे सीवीटी यूजी हो, पीजी हो, नेट जेआरएफ हो, किसी भी लेवल ऑफ एग्जाम कंप्लीट प्रिपरेशन साइकोलॉजी की पावर विद साइकोलॉजी आपको प्रोवाइड कराते हैं। इन यहाँ जो एग्जाम्स मेंशन है, इनके अलावा और भी पेपर्स हैं जहां जहां साइकोलॉजी होता है, सबकी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इन कोर्सेज इन प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जो नंबर गिवन है आप यहाँ पे कांटेक्ट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। ये हमारे पिछले कई सालों से लगातार टॉपर्स हैं सीयूईटी पीजी में, AIR-1 लगातार पावर विद साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही AIR-1 बनना चाहते हैं या अपने डिजायर्ड कॉलेज में जाना चाहते हैं तो डू कनेक्ट विद अस। एंड कोर्स अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा? लाइव लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे ही, इसके अलावा बहुत सारे पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, ये सब आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपके लगते हैं, वन ऑन वन डाउट सॉल्विंग सेशंस भी कराए जाते हैं। इन केस आप किसी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं तो मॉक इंटरव्यूज के थ्रू भी आपकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है। ओवरऑल हर एक चीज आपका कंप्लीट प्रिपरेशन पावर विद साइकोलॉजी प्रोवाइड करवाते हैं आपको। तो अगेन डिटेल्स के लिए टू कनेक्ट विद अस, ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है, बहुत कंटेंट वहां पे भी है, टू चेक दैट आउट। एंड नाउ वी विल बिगिन विद टुडेस टॉपिक बिना ज्यादा टाइम लिए। तो नाउ क्वेश्चन पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक? सैम्पलिंग से रिलेटेड आपके बहुत सवाल हर बार ही कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है, बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करके चलिए कुछ ना कुछ सैम्पलिंग यूनिट से जरूर आएगा। तो बताना है आपको, पूछा है कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक है, तो बताइए। तो लाइक आई सेड इस यूनिट से आपको कुछ ना कुछ सवाल जरूर देखने को मिलेगा, और इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो जरूर आ ही जाता है, हर बार आता है। तो इस टॉपिक को छोड़ के जाना सच में थोड़ी नादानी होगी। Make sure that you do that. And yes, the right answer वो है इस purposive sampling option C। अगर सही हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखिए क्या बोला है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? ये वो टेक्निक होती है जहां पे सबके सिलेक्शन ऑफ चांसेस ऑफ सिलेक्शन आपके सैंपल में आने के ये इक्वल नहीं होते हैं, नोन नहीं होते हैं। अनइक्वल प्रोबेबिलिटी है, अनइक्वल चांसेस हैं, कौन सिलेक्ट हो कौन ना हो, आपके सैंपल में कौन आए कौन ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाती है। जैसे कि पर्पसिव सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, जिनमें आपके पास एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड पर्पस है। जैसे मैं सोचूं कि मैं देखना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी में मास्टर्स करने के बाद बच्चे क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं बस उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करूंगी जिन्होंने कि साइकोलॉजी में ही मास्टर्स कर रखी हो। मैं कोई और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वालों को नहीं लूंगी, सिर्फ साइकोलॉजी वालों को सिलेक्ट करूंगी। तो सबके चांसेस पूरी पॉपुलेशन के इक्वल तो नहीं रहे सिलेक्शन के, ना ही नोन रहे। तो ये क्या हो गया, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग के। स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, सिस्टमैटिक, ये तीनों आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं। इनको काफी डिटेल्स में हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं, और अगर आप चाहें, आप चाहते हैं कि एक फ्री लेक्चर इस पर भी हो, तो प्लीज डू कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। देन अगला सवाल,
इन एन एक्सपेरिमेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज, बहुत ही बेसिक सवाल, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। ये आपको सिर्फ सीवीटी पीजी में ही नहीं बल्कि आगे चल के आप कोई इंटरव्यू वगैरह भी दे रहे हैं वहां पे भी बहुत कॉमन सवाल है, जहां आपसे पूछ लिया जाता है कि अच्छा बताओ क्या होता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपको आना ही चाहिए। बताइए, क्या ये वो वेरिएबल है जो कि रिसर्चर मेजर करते हैं, या ये वो वेरिएबल है जो कि रिसर्चर मैनिपुलेट करते हैं, क्या ये वो वेरिएबल है जो कि कांस्टेंट रखा जाता है, या ये वो वेरिएबल जो कि हमेशा एरर लाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल जिसको कि हम मैनिपुलेट करते हैं एक स्टडी में, और इसका इफेक्ट हम कहाँ देखते हैं? कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट कहाँ देखते हैं? इफेक्ट हमें डिपेंडेंट वेरिएबल में देखने को मिलता है। दो बहुत ही कोर इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आपके एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको कि मैनिपुलेट किया जाता है, मेजर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कांस्टेंट हम अपने कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को, इनको एलिमिनेट करने के लिए कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, एंड एरर कॉज करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, ये आपका बी राइट आंसर है। अगला, a researcher wants to study the effect of three different therapies ABC on depression scores। तीन अलग अलग तरीके की थेरेपी है, उनका डिप्रेशन पे मेजर करना है इफेक्ट। विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सा स्टैटिस्टिक का टेस्ट यहाँ पे इस्तेमाल करा जाएगा? बताइए, क्या टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, क्या पेड सैंपल टी टेस्ट होगा, क्या वन वे अनोवा करेंगे, क्या काई स्क्वायर करेंगे? तीन अलग अलग टेक्निक्स हैं थेरेपी की, तीनों का इफेक्ट डिप्रेशन पे देखना है, क्या करेंगे? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, वन वे अनोवा। तो तीन अलग थेरेपी मतलब तीन अलग ग्रुप, तीन अलग हमारे पास जब ग्रुप्स बन रहे हैं जिनका हमें कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम वन वे अनोवा का ही इस्तेमाल करते हैं। टी टेस्ट तो सिर्फ दो ग्रुप के कंपैरिजन में काम करेगा, और काई स्क्वायर सिर्फ कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए है। थेरेपी और डिप्रेशन स्कोर, तीन से ज्यादा ग्रुप, तीन ग्रुप, तीन से ज्यादा ग्रुप बन रहे हैं अगर आपके, तो हम वन वे अनोवा ही यूज करेंगे। यहाँ तीन अलग अलग ग्रुप्स हमारे पास, हम वन वे अनोवा ही यूज करेंगे। अगर आपको वन वे अनोवा या अनोवा के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, तो हमने कल कल क्या मतलब, हमने यूट्यूब पे ही क्लास करी है कुछ अभी हाल में ही, 2-3 दिन हुआ होगा, तो आप उसको बिल्कुल चेकआउट करें उस वीडियो को। वहां पे अनोवा की बात, मनोवा की बात, काई स्क्वायर की बात, तीनों की बातें हमने करी है, तीनों को डिस्कस करा है। तो आप बिल्कुल उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, वहां से चेकआउट कर सकते हैं definitions। अगला, which of the following research design is best for studying cause and effect relationships? cause and effect relationship पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट डिजाइन कौन सा होता है? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, कोरिलेशनल डिजाइन होता है, सर्वे डिजाइन होता है, या केस स्टडी? कॉज एंड इफेक्ट पढ़ना है। द राइट आंसर ओवर है इज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ऑप्शन ए। कॉज एंड इफेक्ट स्टडी करने के लिए बेस्ट डिजाइन आपका एक्सपेरिमेंटल ही है। कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। यहाँ पे हम किसी भी तरीके का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एसोसिएशन, एक रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच का देखते हैं, इसकी वजह से ये होगा, ये बात नहीं करते हैं कोरिलेशन में। ये सिर्फ आपका कॉजल रिलेशनशिप, आपका कॉज एंड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में होता है, सर्वे में नहीं, केस में नहीं। ओके, ओके। नेक्स्ट, विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज यूज्ड व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर कैटेगोरिकल? दोनों ही वेरिएबल कैटेगोरिकल हो तो हम क्या करेंगे? अभी ही बताया आपको 3 सवाल पहले, ये सवाल एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स के आपको ये बताया था, आना चाहिए। प्लस इस पे क्लास फ्री में यूट्यूब पे भी करिए। टी टेस्ट, अनुभव, पीएसएन, काय। सो द राइट आंसर है इज ऑप्शन डी, काई स्क्वायर। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है आपका, जहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दोनों हमारे कैटेगोरिकल हैं, मतलब कि दोनों ही हमारे नॉमिनल वेरिएबल्स हैं, कैटेगरीज हैं, लेबल्स हैं, इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। इनको जब हम इनके बीच का जब हम रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं काई स्क्वायर को। के टी टेस्ट, अनोवा, कोर, पीएसएन, आर, ये सब आपके कंटिन्यूअस डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैटेगोरिकल के लिए नहीं। कैटेगोरिकल आपका सिर्फ डी है।
नेक्स्ट, टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन। टाइप 2 एरर कब होता है? जब एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाए, जब एक गलत नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाए, जब एक ट्रू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाए, या रिजल्ट्स में सैम्पलिंग एरर आ जाए। क्या होता है? व्हाट इज टाइप 2 एरर? तो टाइप 2 टाइप 1 एरर, ये जो है इसमें भी कई बारी बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इनका एक मस्त अच्छा सा एग्जाम्पल समझ के अगर आप याद रखोगे तो ये चीजें लंबे याद हो जाती है। ओके, तो क्या है ये टाइप 2 एरर? या उसको आप ऐसे भी याद कर लो कि एक की डेफिनेशन याद करो, दूसरा उसका उल्टा है, वो भी मदद करता है। टाइप 2 एरर क्या होता है? पहले नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस जो बोल रहा है कि हमारे वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, हमारे वेरिएबल्स जो हैं, वेरिएबल एक्स और वाई, इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, एकदम इनके बीच में कोई डिफरेंस अवेलेबल प्रेजेंट नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस बोलता है। ओके, मेरा ऑल्टरनेट बोलता है कि नहीं, इनके बीच में डिफरेंस है, इनके बीच में रिलेशन प्रेजेंट है। तो नल क्या बोल रहा है? कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके, अब अगर नल जो है ये बात सही है कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और हम क्या करें, इसको रिजेक्ट कर दें। जैसे कि अगर सपोज मेरा नल हाइपोथेसिस है, ये बोल रहा है कि यू आर नॉट अ क्रिमिनल, आर नॉट अ क्रिमिनल। ओके, आपके और क्रिमिनल के बीच में कुछ नहीं है, आप क्रिमिनल नहीं है, आपके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप चोर नहीं है। ओके, ये हमारा नल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि यू आर नॉट अ क्रिमिनल। तो अब अगर ये बात सही है कि ये सही बात है कि आप क्रिमिनल नहीं है, लेकिन मैं आपको जेल में डाल दूं, मैं आपको जेल में डाल दूं कि नहीं नहीं, मैं एक सही नल को रिजेक्ट कर दूं और गलती से मैं अपना ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हुए कि आपको जेल में डाल दूं कि अरे आप तो चोर हो, तो ये तो मैंने गलत कर दिया, एक बेचारे इनोसेंट आदमी को मैंने जेल में डाल दिया, गलती कर दी मैंने। तो जब मेरा नल जब सही है और मैं उसको रिजेक्ट कर दूं, तो मैंने क्या किया? एरर किया। मैंने कौन सा एरर किया? मैंने कर दिया टाइप 1 एरर। तो ये टाइप 1 एरर होता है, इसको बोलते हैं टाइप 1, जहां पे मेरा ऑल्टरनेट नहीं, मेरा नल हाइपोथेसिस ये सही था, बट सही नल हाइपोथेसिस को मैंने रिजेक्ट कर दिया, सही नल को रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर कर दिया। ओके, जहां पे मैंने क्या किया है? एक राइट ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। ओके, तो ये हो गया मेरा टाइप 1 एरर। इसका जस्ट उल्टा होगा टाइप 2 एरर। अब यहाँ अगर बात है यू आर नॉट अ क्रिमिनल, मेरा नल हाइपोथेसिस बोल रहा है यू आर नॉट अ क्रिमिनल, पर अब मेरा नल हाइपोथेसिस गलत है। अब ये बात गलत है कि यू आर नॉट अ क्रिमिनल, यू आर एक्चुअली अ क्रिमिनल, लेकिन मैं इसको मान लू कि हाँ हाँ यू आर नॉट अ क्रिमिनल, और मैं आपको मस्त आजाद छोड़ दूं। तो मैंने क्या किया? एक क्रिमिनल को मैंने फ्री छोड़ दिया। अगेन मैंने गलती तो कर दी, गलती कर दी तो कौन सा कर दिया? एरर कर दिया। एरर कर दिया, कौन सा एरर कर दिया? टाइप 2 एरर। तो टाइप 2 एरर क्या होता है? टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर क्या होता है? ये वो एरर होता है जहां पे अब मेरा नल हाइपोथेसिस गलत है, मुझे उसको रिजेक्ट करना था, एकदम निकाल देना था उसको, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, गलती कर दी मैंने, एरर कर दिया। कौन सा? टाइप 2 एरर। ओके, तो इसको हम काफी फनी एग्जाम्पल्स के साथ क्लास में समझते हैं, या तो मैंने थोड़ा सीरियस एग्जाम्पल बताया है क्लास में, वी अंडरस्टैंड दिस विद सम फनी एग्जाम्पल, बिकॉज ऐसी चटपटी बातें लंबे वक्त तक याद रहती हैं। तो यस, बट अगर इफ बिकॉज दिस इज अ यूट्यूब प्लेटफॉर्म, तो आई गेस यहाँ पे एक फॉर्मल एग्जाम्पल ज्यादा सुटेबल रहेगा, होपफुली आपको इससे क्लियर हुआ होगा चीजें। ओके, ओके, तो आप इसको ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू भी याद रख सकते हो उसको, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक की डेफिनेशन याद रखी, दूसरा जस्ट उसका उल्टा है। ओके, बी यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट, डबल, ये तो इतना कॉमन सवाल है आपका, नॉट जस्ट फॉर सीवीटी पीजी, हर लेवल ऑफ साइकोलॉजी के एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड भी सवाल देखने को मिल जाता है। डबल ब्लाइंड स्टडी क्या होती है? Only the participant is unaware of the treatment. Only experimenter is unaware of treatment. Both participant experimenter are unaware of treatment. Neither participant nor experimenter is included. क्या होता है डबल ब्लाइंड? तो डबल ब्लाइंड होता है जहाँ पे ना ही तो पार्टिसिपेंट को पता है, ना ही एक्सपेरिमेंटर को पता है, दोनों ही ब्लाइंड, दोनों को ही कुछ नहीं पता कि किसको क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, किसको प्लेसिबो मिला है, किसको एक्चुअल ट्रीटमेंट मिला है, दोनों में से कोई नहीं जानता।
वो होता है डबल ब्लाइंड। सिंगल ब्लाइंड जहां से पार्टिसिपेंट को ना पता हो, डबल ब्लाइंड जहां पार्टिसिपेंट एक्सपेरिमेंटर दोनों को ना पता हो। सी राइट आंसर। नेक्स्ट, in systematic sampling every dash element is selected from the population list. systematic sampling में हर किस एलिमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं? nth, रैंडम, क्लस्टर्ड, स्ट्रैटिफाइड। ये बहुत इजी सवाल है। सैम्पलिंग का फिर से सवाल, सैम्पलिंग से सवाल बनते हैं। तो यहाँ राइट आंसर है nth। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम हर एक nth पर्सन को डिसाइड करते हैं जिनको कि हम अपने सैंपल में लेंगे। मे बी हर 5th पर्सन को, हर 10th पर्सन को, और हम हर 10th पर्सन को फिर रैंडमली सिलेक्ट करते जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का तरीका ही है ये, जहाँ एक nth पर्सन, एक nth एलिमेंट हम डिसाइड करते हैं। ओके, क्लस्टर सर्टिफाइड ये तो अपने अलग सैम्पलिंग के तरीके ही हैं। रैंडम सैम्पलिंग का ही है, लेकिन यहाँ एलिमेंट पूछा है कौन सा, तो दैट इज nth, रैंडम nth ए। ओके, एंड दैट इज इट। इसी के साथ हमने आज कई सारे सवाल कर लिए। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो डू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो कि क्या अच्छा लगा। वी डू लुक फॉर योर फीडबैक, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। एंड यस, वी डू प्लीज डू गिव अस योर टॉपिक रिकमेंडेशंस। कोई आता ही पर्टिकुलर टॉपिक जो आप डिस्कस करना चाहो, जरूर बताएं उसके बारे में। एंड यस, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।